नमस्कार, मैं हूं शाहिदा आतिफ और बहुत स्वागत करती हूं हमारी खास पेशकश हाँ मैं परेशान हूं के इस एपिसोड में। दोस्तों, गुस्सा अमूमन सबको आता है, किसी को कम आता है तो किसी को ज्यादा आता है और कुछ को जरूरत से ज्यादा आता है। एक बार जब क्रोध इस तरह नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो ये रिश्तों, काम और यहाँ तक कि कानून के साथ समस्याएं पैदा कर सकता है। लेकिन गुस्से पर काबू करना भी आना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण या एंगर मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं कि आप गुस्से को महसूस करना बंद कर दें या फिर गुस्से को अंदर दबा लें। गुस्सा या क्रोध एक सामान्य और प्राकृतिक भावना है। आप केवल ये जान जाएं कि इसे कैसे और सही तरीके से व्यक्त करना है। यही सिखाना जो होता है वही मैनेजमेंट थेरेपी कहलाता है और आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं, जिस पर हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आपको हम बता दें कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं टीवी स्क्रीन पर भी नजर आएंगे। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं आज के विषय से जुड़ा हुआ तो आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिएगा जो कि टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। चलिए अपने विषय की हम शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एंगर मैनेजमेंट को लेकर, जो क्रोध प्रबंधन को लेकर है। तो आखिर एंगर मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले हम यही जानते हैं। जी देखिए शायदा, आपने जो आज विषय चुना है क्रोध या गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट, निश्चित तौर पर आजकल इसके डिफरेंट प्रेजेंटेशन हमें दिखाई दे रहे हैं और आपने बहुत अच्छा बताया कि ये हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे कार्यालयीन जीवन को और कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी एक प्रॉब्लम्स ही हमें इसको लेकर के दिखाई दे रही है। तो एंगर के मूल में अगर हम जाएँ तो एंगर को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, इसके मैनेजमेंट को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। भ्रांतियों में जो सबसे बड़ी भ्रांति है कि अरे ये समय के साथ में ठीक हो जाएगा, ये मुझे लगता है सबसे कॉमन मिथ होता है कि समय के साथ में चीज़ें हील हो जाएंगी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और एक जो बहुत बड़ी भ्रांति है इसके मैनेजमेंट को लेकर के, वो ये है कि सबको लगता है कि अगर हम इसे सप्रेस करेंगे, मन में रख लेंगे तो ठीक हो जाएगा, जबकि होता इसका उल्टा है। तो एंगर मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें उसके रूट में जाना होता है कि ये आ कहाँ से रहा है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। जब तक हम उस ओरिजिन का एक्सेप्टेंस नहीं लाएंगे तो हमें मैनेज करना सीखना नहीं आएगा। जो समस्या क्यों आती है एडल्ट्स में, वो इसलिए आती है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हम एंगर मैनेजमेंट में भी दक्ष हो रहे हैं, जबकि ये भी एक कला है, ये भी एक आर्ट है। जैसे हम दूसरी कलाएं सीखते हैं, हम पढ़ना सीखते हैं, हम साइकिल चलाना सीखते हैं, हम बाइक चलाना सीखते हैं, मोबाइल फ़ोन चलाना सीखते हैं, वैसे ही अपने मानसिक भावों को मैनेज करना भी सीखना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं, जैसा कि मैं पहले से कहता आया हूँ कि स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता, हमारे घर में नहीं सिखाया जाता, तो इसे भी हम सीख सकते हैं जब ये हमारे कंट्रोल के बाहर हो, इसकी वजह से हमारी लाइफ में समस्याएं बढ़ रही हो। शायद बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। और अगर ऐसी ही किसी समस्या को आप भी अपने जीवन में फेस कर रहे हैं तो आप भी सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। चलिए डॉक्टर साहब से अब ये जानते हैं कि जो गुस्सा है वो किस प्रकार के लोगों में ज्यादा आता है। अगर हम बात करें ऐसे लोगों की डॉक्टर साहब जो कुंठा ग्रसित होते हैं, उनके गुस्से के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कुंठा से जो आशय है वो यही है कि जिन लोगों ने अपने मन के भावों को सप्रेस कर रखा है, कुंठित कर रखा है। मेरे मन में किसी घटना की वजह से या किसी ने मुझसे कुछ कहा या कोई ऐसी परिस्थिति हुई जो मुझे अनप्लेजेंट लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सामने वाला व्यक्ति जो है वो दोषी है, उसने मुझे ऐसा कहा, जबकि होता इसके उलट है। वो स्थिति को डील न कर पाना एंगर का कॉज होता है, ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति। तो इसकी वजह से हम अपने मन में ये चीज़ें सप्रेस करते जाते हैं। बहुत सारे व्यक्तित्व के डिसऑर्डर हैं, व्यक्तित्व की समस्याएं हैं, जैसे कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, कई बार ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ये कुछ ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जहाँ पर हमें भावों को मैनेजमेंट करने में जिनके साथ में प्रॉब्लम आती है। ये शुरू से ही ये लोग का ब्रेन का मेकअप और जो व्यवहार सीखते हैं वो ऐसा होता है कि वो अपने से जैसे ही इतर कोई बात होती है जो भी उनके लिए अनप्लेजेंट होती है, स्थिति जैसे ही उनके कंट्रोल से बाहर जाती है, वो इसमें बिखर जाते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं सीखते हैं।
और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बहुत सारे अन्य डिसऑर्डर हैं, जो कई बार एंजाइटी डिसऑर्डर है वो एंगर के फॉर्म में दिख सकता है, कई बार अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर है वो एंजाइटी के फॉर्म में दिख सकता है, एंगर के फॉर्म में दिख सकता है। तो बहुत सारे हिडन साइकेट्रिक डायग्नोसिस भी हो सकती हैं और बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसफंक्शनल पर्सनालिटी ट्रेट्स भी मिस एंगर मैनेजमेंट के पीछे छिपे हुए हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, क्या गुस्से के कोई शारीरिक लक्षण भी होते हैं? कि अक्सर हम ऐसे देखते हैं कि कुछ लोग बहुत शांत व्यक्तित्व के होते हैं, लेकिन जब उन्हें अचानक से गुस्सा आता है तो हम ये सोचते हैं कि ये लगता ही नहीं कि यही पर्सनालिटी है। क्या कोई शारीरिक लक्षण हम देखते हैं कि पसीने बहने लगना और हाथ पैर कांपने लगना गुस्से के दौरान? देखिए, निश्चित तौर पर क्रोध के कारण हमारी जो बॉडी है वो तैयार होती है। वैसे में स्टेरॉइड्स हार्मोन्स बहुत सारे निकलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत तेज़ी से काम करता है, पैल्पिटेशन होना, हाथ पैर में थरथराहट होना, मुंह का सूखना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, शरीर के जो भाव भंगिमा है वो काफ़ी तेज़ी से चेंज हो जाना, ऐसे लक्षण कई बार आ सकते हैं। समस्या को आप पहचानने के लिए ये देखिए कि कोई भी कंडीशन आती है उसका हर व्यक्ति का प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। उसमें हो सकता है मैं दूसरे ढंग से रिएक्ट करूं, हो सकता है कोई दूसरा तीसरे ढंग से रिएक्ट करे, और जो शायद आपका भी प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है और हमारी एंगर मैनेजमेंट को लेकर के ट्रेनिंग कैसी हुई, और वो ट्रेनिंग कहाँ से होती है? परिवार से। परिवार में जब माता पिता के बीच में कोई समस्या होती है या घर परिवार में कोई कंडीशन ऐसी आती है जो अनप्लेजेंट होती है, उसको देख करके ही हम बड़े होते हैं और हमारा जो एंगर मैनेजमेंट का स्टाइल है वो उसी हिसाब पर डिपेंड करता है। यूजुअली अगर हम देखें स्टाइल्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो मैं तो क्रोध को पी जाता हूं, मैं तो गुस्से को मन में ही रखता हूं, मुझे तो ऐसा लगता है टाइम के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो ऊपर वाले ने लिखा होगा वही होगा। और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा होस्टाइल हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो टेक्निक यूज़ करते हैं, पैसिव एग्रेसिव टेक्निक, जैसे कि वो सीधा ना बोल करके दूसरे ढंग से व्यक्त करना। आपकी ऑफिस में किसी से प्रॉब्लम हुई, आपने स्पष्ट रूप से उससे नहीं कहा, आपने सामान को पटक करके तेजी से रखना चालू कर दिया, आपने अपनी टेबल को ठीक से तेजी से जमाना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं दूसरे एक्शन से आप प्रकट करना चाह रहे हैं कि मैं अपनी नाराज़गी व्यक्त करना चाह रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट स्टाइल होते हैं कोपिंग के, वही डिसाइड करते हैं कि जो एंगर का मैनेजमेंट है वो हेल्दी होगा या अनहेल्दी होगा। और हम इन चारों में से चूज क्या करते हैं? अगेन यहाँ पर पर्सनालिटी और जो हमने देखा हुआ होता है वो हम चूज करते हैं, वो मेथड। डॉक्टर साहब, हम कंट्रोल करने की बात करते हैं, हम काबू करने की बात करते हैं, तो क्या गुस्से को किसी चीज़ों के साथ भी कंट्रोल किया जा सकता है? मसलन अगर हम आजकल सॉफ्ट बॉल्स आती हैं, हमने देखा है कि लोग उसको इस तरह से स्क्वीज्ड करते हैं अपना गुस्सा निकालने के लिए, या फिर दूसरा मुंह पे आंखों पे जो है पानी मारना या जमीन पे लेट जाना। तो क्या कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, जो एंगर मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसके दो अलग अलग हिस्से होंगे शायद, और दो हिस्सों में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो, जैसा कि मैं बता रहा था कि कोपिंग स्टाइल, हमको ये समझना पड़ेगा कि हमें जो ये गुस्सा आ रहा है क्यों आ रहा है। यूजुअली कई बार जैसे कि हमारे लिए अनप्लेजेंट बात हुई, हम जिसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर गुस्सा आना क्यों गड़बड़ है, हमें इसे लॉजिकली करेक्ट करना होगा। हम यूजुअली ये समझते हैं कि आप जो भी डिस्कशन करें उसमें आप विन विन सिचुएशन में रहें, आपके साथ जो लाइफ में कंडीशंस आए वो भी आपके लिए विन विन रहें, कोई भी बात आपसे इतर नहीं होनी चाहिए, आपसे जैसे ही डिफर हुई वैसे ही आप उसमें एग्रेसिव हो जाते हैं और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सामने वाले को चुप करा देना आपका उद्देश्य होता है क्योंकि आप विन विन सिचुएशन चाहते हैं। तो यहीं पर शायद सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है कि हम फ्लेक्सिबल रहें और हम इस बात को समझें कि 24/7 365 चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। हर व्यक्ति को अपने सही गलत बनाने का अधिकार है, हर व्यक्ति को जज करने का अपने हिसाब से अधिकार है, उसकी एक अलग दुनिया होती है। तो अगर हम किसी को कंट्रोल करने के बजाय उसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करेंगे तो हमें किसी की भी बात यूजुअली बुरी नहीं लगेगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर कोई आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्रोध आता है तो उसे एक्सप्रेस जरूर करना है, साफ, सरल और स्पष्ट भाषा में। उसमें किसी भी प्रकार का अप्रत्यक्ष संवाद स्थापित नहीं करना है, चीजों को पटक करके रखना, दूसरे माध्यम से व्यंग करना। साफ सरल भाषा में कही हुई बात हमारा मैसेज बेहतर ढंग से पहुंचाती है और हमारे मन में कोई ग्रज होल्ड नहीं रखते, क्योंकि अगर आप इसी एंगर को
बहुत लंबे समय तक रखेंगे, होल्ड रखेंगे, तो ये आपको न केवल शारीरिक बल्कि आपको मानसिक कुंठा का शिकार बना सकता है। डॉक्टर साहब आपको उस यहाँ रुकना व्यक्ति के लिए क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। देवास से हमारे साथ सुरेंद्र जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सुरेंद्र जी, आप डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर मेरे को 2 दिन से बुखार आ रही है, खूब तबीयत खराब हो रही है, सिर खूब दुख रहा है जी। और रात को है ना पसीना भी खूब आ रहा है 2 बार मेरे को जी ठंड के दिनों में। जी सुरेंद्र, मेरी यहाँ पे आपको ये सलाह है कि आप नज़दीकी किसी भी फिजिशियन के पास में जाएं। अगर वहाँ पर आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर कोई बेहतर अस्पताल नहीं हो, तो आप अगर ग्रामीण एरिया में भी हो तो वहाँ पर भी आप PSC CSC में ज़रूर जा सकते हैं, जिला अस्पताल में जाइए। अन्यथा आपका ये जो समस्या है वो बढ़ती चली जाएगी। और हम अभी इस स्टेज में, शुरुआती दौर में, अगर कोई भी जिस तरीके से संक्रमण काल चल रहा है, यहाँ पर अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत बड़ा एक की होगा, क्योंकि कई बार हम वेट करते हैं चीज़ों को ख़राब होने का। तो दोनों ही चीज़ें हैं, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा कि आप चिकित्सक से मिलें, और वो जब आपको सलाह देंगे वो आपकी जाँचें करेंगे और उस ट्रीटमेंट को रेगुलराइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक आपका मानसिक स्वास्थ्य भी सुदृढ़ होगा कि हाँ, मैं किसी डॉक्टर की निगरानी में ट्रीटमेंट ले रहा हूं, लेकिन इसमें कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है आपको। तो अपने तमाम दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि अगर आप भी गुस्से से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अगर आप भी अपना एंगर मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल कीजिए और बात कीजिए। खैर, आज हम बात कर रहे हैं एंगर मैनेजमेंट को लेकर। तो हमने डॉक्टर साहब से सवाल पूछा था कि किन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम गुस्से पर काबू पा सकते हैं, लेकिन हम ये अब जानते हैं डॉक्टर साहब से कि एंगर मैनेजमेंट के फायदे या लाभ क्या होते हैं। क्या कुछ बताएंगे आप? हाँ शाहिदा, मैं जैसा कि डिस्कस कर रहा था कि एंगर मैनेजमेंट से की टेक्निक्स पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो आपने बताया था कि बॉल्स की और बहुत सारे लोग डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं, लेट करके, सांस तेज करके। निश्चित तौर पर जो एंगर का प्रभाव हमारी बॉडी पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उनको ये टेक्निक्स जो हैं वो काफ़ी कम कर सकती हैं। जैसे रिलैक्सेशन ट्रेनिंग हो गई, योग हो गया, प्राणायाम हो गया, दौड़ना हो गया, और जो भी फिजिकल एक्सरसाइज हैं, सारी की सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट में, एंगर मैनेजमेंट में आपको प्लस करने वाली हैं, लेकिन ये शारीरिक दुष्प्रभावों को कम करेंगी। एंगर मैनेजमेंट का जो की है अगेन होगा कि रूट कॉज को पकड़ करके उसमें हमें कॉग्निटिवली क्या बेहतर करना है, वो इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट मैं डिस्कशन कर रहा था कि दूसरे के एग्जिस्टेंस को और उससे अपने अलग होने के डिफरेंस को एक्सेप्ट करना, ये एंगर मैनेजमेंट का मुझे लगता है कि मूल होता है। इसको हम फॉलो करेंगे तो चीजें काफी बेहतर होंगी। तो राजगढ़ से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, साकिब, उनसे हम बात करेंगे। जी, सवाल पूछिए। हाँ, मुझे ये पूछना है डॉक्टर साहब से कि ये गुस्से को रिलीज करने से क्या गुस्सा शांत हो सकता है क्या? रिलीज करने से या अंदर रखने से रिलीज कैसे किया जाए, या कर देते हैं तो क्या इजी हो सकता है क्या? शाकिब भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। एंगर को जरूर रिलीज करना चाहिए, लेकिन उसका जो मेथड होना चाहिए वो होस्टाइल नहीं होना चाहिए, आक्रामकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप उसे जरूर एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेस नहीं करने के बहुत नुकसान होते हैं, आपके व्यक्तित्व पर दुष्प्रभाव पड़ता है, आप सामने वाले के प्रति बैर का भाव ला सकते हैं, उसके प्रति आप द्वेष डेवलप कर सकते हैं अगर आपने उस गुस्से को वहां पर नलीफाई नहीं किया। इसीलिए जो अनहेल्दी होते हैं साइकोलॉजिकली, या जिनमें डिसफंक्शनल पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, व्यक्तित्व की समस्याएं होती हैं, उन लोगों में कई बार हमने देखा है कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारा जो शाहिदा मैडम कह रही थी रिश्तों की खराबी, वो रूप में हमारे सामने आ सकता है। तो एंगर को जरूर एक्सप्रेस कीजिए। आपको हो सकता है लगे कि सामने वाला क्या सोचेगा, बुरा मानेगा, लेकिन वहां पर एंगर को अपना व्यक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शाकिब, तो हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हैं भोपाल से, योजना, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, सवाल पूछिए आप अपना। हाँ जी, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं अचानक ही, मुझे जैसे कहीं कोई मेरी बात ठीक से नहीं समझ पाते, बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, तो मुझे गुस्सा बहुत तेज आता है और जैसे एंजाइटी टाइप का हो जाता है मुझे, और इतनी तेज गुस्सा आता है कि मुझे फिर लगता है कि मैं क्या करूँ। मतलब अपनी बात मनवाने की थोड़ी सी ऐसी प्रवृत्ति मुझ में हो गई है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे जी योजना आपने बहुत बढ़िया लास्ट में लाइन कही, उसी से आपके सारे एंगर मैनेजमेंट की योजना बनाई जा सकती है। आपने खुद कहा कि मैं अपनी बात मनवाने के लिए, तो ये एंगर हमें बाह्य रूप से दिख रहा है, लेकिन अंदर एक जो चाहत है, एक जो ग्रीड है, जो एक लालच है कि मेरी बात हमेशा मानी जाए, मैं ही सर्वोपरि हूं, मेरा ही सब कुछ चले। तो ये जो आत्ममुग्धता है, सेल्फ ऑब्सेशन है, इसको किल करना बहुत जरूरी है,
क्योंकि जब तक आप इसको किल नहीं करेंगे तो जैसा मैंने डिस्कशन में बताया कि हर डिस्कशन को हम विन विन सिचुएशन में चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और ये बेहद ही अमानवीय है। क्योंकि अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो प्रतीकात्मक रूप से हम ये समझ सकते हैं कि आप दूसरे मनुष्य के अस्तित्व को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, जो कि बहुत बड़ी क्रूरता है। इसलिए सौहार्द रखते हुए दूसरे के विचारों का सम्मान करें, उनके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें और ये हमेशा मान के चलें आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हमेशा नहीं होंगी। और मैंने कई बार साइकियाट्रिस्ट के रूप में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पर हम आपस में द्वेष पाल लेते हैं। मैंने माँ बेटे के बीच में द्वेष देखा है, पति पत्नी के बीच में द्वेष देखा है, माता पिता का बच्चों के टूवर्ड्स, बच्चों का माता पिता के टूवर्ड्स। इसलिए गुस्से का मैनेजमेंट तुरंत इमीडिएट ज़रूर होना चाहिए। हेल्दी फॉर्म में, अनहेल्दी फॉर्म में लाएंगे, ग्रज होल्ड करेंगे तो रिलेशनशिप की खराबी के रूप में सामने वो आएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, विष्णु जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी विष्णु जी, आप सवाल पूछिए। लगता है इनके साथ संपर्क टूट गया है। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स पर जो कि आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जिस तरह से अभी योजना ने हमें बताया, यहाँ पे डोमिनेशन की जो बात आ जाती है, अपनी बात जो है रखने की लोगों को लगी रहती है, ऐसे लोगों की पर्सनालिटी के बारे में आप कहेंगे? क्योंकि हम ये घर में देखते हैं, चाहे इसमें हमारे माता होती है या घर के जो पिता मुखिया होते हैं, वो चाहते हैं मेरी ही बात मानी जाए और मैं ही सही हूँ। तो यहाँ पर उनको भी ये चीज मैनेज करने की बहुत जरूरत है। निश्चित तौर पर, जैसा कि मैंने बताया कि ये आत्ममुग्धता की ओर इशारा करता है। अगर हम किसी के ऊपर प्रभाव डालना चाहते हैं या अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें रखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है पारिवारिक समन्वय में हर व्यक्ति के जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, हर व्यक्ति को रिकॉग्निशन, हर व्यक्ति को स्नेह की आवश्यकता होती है। इसलिए उनकी बातों को प्रॉपर तवज्जो दी जानी चाहिए, अन्यथा ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बना रहता है। चूँकि हमारे यहाँ भारतीय समाज में जो रिश्ते हैं उसमें जो हायरार्की है उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी बात न कहने को सम्मान की संज्ञा दी जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। मुझे ऐसा लगता है बातों को एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए। वहाँ पर उसे माता पिता या कोई भी बड़ा है वहाँ पर सम्मान असम्मान की दृष्टि से न लेकर के ये समझना चाहिए कि इस व्यक्ति की बात मुझे ज़रूर सुननी चाहिए, इस व्यक्ति के विचार मुझसे अलग हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो आप परिवार पर वो नियम लागू ही करें, लेकिन उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ, एम्पैथी के साथ सुनना चाहिए। एक और कॉलर है हमारे साथ, जांजगीर चांपा से जुड़े हैं रामचंद्र, उनसे हम बात करेंगे। जी रामचंद्र जी, आप सवाल पूछिए। हेलो जी बताइए, सवाल पूछिए। मेरा कहना यह है मैम कि जो गुस्से के आधारित, हेलो हाँ जी बताइए। लोग सुन पा रहे हैं, रामचंद्र जी बताएं। गुस्से से आधारित मैं चाहता हूं कि बच्चों को कोर्स प्रशासन को एक मुहैया कराया जाए, मैनेजमेंट का एक कोर्स। मुझे लगता है रामचंद्र जी, जो बच्चे की आपने बहुत अच्छी बात करी कि स्कूल में होना चाहिए, और मैं ऐसा मानता हूं कि परिवार ही सबसे पहला स्कूल है। तो आप जैसा गुस्से को मैनेज करते हुए बच्चों को दिखाई देंगे, वैसा ही बच्चा एंगर को मैनेज करने वाला है। उसके सामने एक उदाहरण होता है कि उसके एक पति की एक पत्नी से समस्या हुई, उसको पति ने कैसे सॉल्व किया वो आपका बच्चा देख रहा है, वह वैसे ही करेगा। एक पत्नी ने पति के साथ में हुए कॉन्फ्लिक्ट में कैसे अपने एंगर को मैनेज किया वो भी बच्चा देख रहा है। उसने आस पड़ोस में जो आप लोगों से समस्याएं हुई उसको आपने कैसे मैनेज किया वो भी बच्चा देख रहा है। तो निश्चित तौर पर स्कूल में ये होना चाहिए, लेकिन वो पहला स्कूल है, वो घर है। तो अपने बच्चे को अगर आप हेल्दी मेथड्स देना चाहते हैं एंगर के मैनेजमेंट के या उसकी ओरिजिन को समझने के लिए, तो ठीक वैसा ही प्रैक्टिस करें जैसा आप उसको देना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर आपकी बात बेहद लॉजिकल है, मानसिक स्वास्थ्य को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। और इंदौर से हमारे साथ मदन जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी मदन जी, आप सवाल पूछ लीजिए। हाँ बताएंगे, नहीं तो फिर ट्रेनर काय के लिए भैया, ट्रेनर है ना, जरा बता दें इनको जिम। लगता है इनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो एंगर मैनेजमेंट को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक सवाल और पूछना चाहते हैं। जब हम एंगर मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमने बहुत सारी फीलिंग्स के साथ भी लोगों को जुड़ा हुआ देखा है। खास तौर से अगर हम बच्चों में या पुरुषों में देखें तो जब भूख बहुत तेज लग रही होती है, हमने देखा है, लेकिन वो बता नहीं रहे होते कि भूख लगी हुई है, तो ठीक है हम वेट कर लेंगे, लेकिन उस भूख के चलते गुस्सा आने लगता है लोगों को। लोग ये नहीं कि इंतजार करें खाने का, लेकिन उनका गुस्सा किसी किसी चीज़ पर निकलने लगता है। तो भूख लगने पर इस तरह से गुस्सा आना, क्या ये भी साइकोलॉजिकल होता है?
निश्चित तौर पर आपने फिर से आप बात करी। देखिए, जो बच्चे या कोई भी ऐसा एक्सप्रेस कर रहा है तो उसने अपने घर में किसी न किसी परिजन को देखा होगा कि वो दादाजी बहुत गुस्से थे, वो भूख जब आती थी तो सहन नहीं कर पाते थे, बर्तन फेंक देते थे, चिल्लाते थे या चले जाते थे घर से। तो उसने ये सीखा है कि अगर आपको सही समय पर खाना नहीं मिले तो हमेशा उसे ये जो अनहेल्दी मेथड है उससे अपना गुस्सा जाहिर करना है, वो हमने सिखाया है। तो हमें ये समझना होगा कि जो भी हमारे घर परिवार में कुरीतियां या एंगर मैनेजमेंट को लेकर के गलत ढंग से उसे मैनेज किया गया है, उसे करेक्ट करना भी हमारा फर्ज बनता है। हम अपने बुद्धि विवेक से जो हमें ये मिला है, सीखा है, उसे भी हमें ही हटाना होगा। हर चीज़ के लिए हम ब्लेम करके सेम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये हमारे अंदर समस्या है तो प्लीज़ उसे बड़े मन से स्वीकार करें और इससे आगे बढ़ें। डॉक्टर साहब, एक और बात हम यहाँ कहना चाहते हैं कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जिस माहौल में हमारी समझो लड़ाई हुई है या कोई बहस हुई है, क्या उस पर्यावरण को छोड़कर निकल जाना भी एक तरीका हो सकता है? अक्सर लोग पार्क में निकल जाते हैं या माफ कीजिएगा कि टॉयलेट में जाकर बैठ जाते हैं। हाँ। तो क्या ये भी एक रिलैक्सेशन का रह सकता है जरिया? निश्चित तौर पर ये भी जो इम्पल्स में जो आप तुरंत करने वाले इंस्टेंटेनियस, वो कहीं ना कहीं हमारा एक्शन बदल जाता है। कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स का अगर हम ब्रेक दे दें वहां पर रिएक्शन में, तो निश्चित तौर पर आपका शब्द चयन बदल जाएगा, आपका वॉइस का टेम्पो बदल जाएगा और उसका जो परिणाम है निश्चित तौर पर वो भी बदल सकता है। मतलब मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि इंपल्सिवली आप कुछ कहने करने वाले हैं वर्सेस अगर आप 10 मिनट बाद कुछ कहेंगे और करेंगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, इसलिए आउटकम में भी डिफरेंस होगा। तो कई बार हम ये भी बोलते हैं कि अगर इंपल्सिविटी आपकी ज़्यादा है तो कम से कम ये करें कि वहां पर तुरंत रिएक्ट नहीं करें। हम उसमें रिस्पॉन्ड करने को कहते हैं, ना कि रिएक्ट। रिएक्ट का मतलब ही होता है एक्शन के अगेंस्ट प्रतिक्रिया न दे करके हम उसमें कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करें कि हमें ये समस्या क्यों हुई और अपनी बातें रखें, क्योंकि इंपल्स में की हुई यूजुअली बातें काफ़ी हीटेड हो जाती हैं और दोनों पक्षों में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये एक हेल्दी मेथड हो सकता है ब्रेक देने का। इसके अलावा एक संगीत की अगर बात करें, अगेन म्यूजिक यहाँ पर हेल्प कर सकता है? म्यूजिक है, बहुत कूल काम करता है। जिसको जो हॉबीज पसंद है, बहुत सारे लोगों को पेंटिंग बहुत पसंद है, बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें हम उन्हें अपनी हॉबी को फॉलो करने को कहते हैं कि वो अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग काम करें। बहुत सारे लोगों को खेल में बहुत मज़ा आता है, बहुत सारे बच्चों की एनर्जी उसमें बहुत सारी चैनलाइज हो जाती है, तो एंगर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। दौड़ना है, हैवी एक्सरसाइजेज, सभी मुझे लगता है काफ़ी ये कारगर सिद्ध होते हैं। शाहिदा, तो सेल्फ हेल्प फॉर एंगर हम कैसे कर सकते हैं? खुद की अगर मैं सहायता करनी है गुस्सा आने पर, कुछ आपसे चंद पॉइंट हेल्दी टिप्स मांगना चाहिए। जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो आपने ही पॉइंट बताया कि हमें अपना रिएक्शन टाइम डिले करना होगा और अपनी बातों को लॉजिकली करेक्ट करना होगा कि उस एंगर की ओरिजिन क्या थी। कहीं उसमें ऐसा तो नहीं कि मेरी आत्ममुग्धता शामिल हो, कहीं ऐसा तो नहीं हम दूसरे के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो जितना हम लॉजिकली करेक्ट होते चले जाएंगे, रास्ता हमें खुद दिखता चला जाता है। कई बार पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में हम डिनायल में रहते हैं और अपनी गलतियां बिल्कुल भी समझ नहीं पाते, और कई बार हम मैनिपुलेशन भी करते हैं एंगर के द्वारा अपनी बात मनवाने के लिए। बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम एंगर का यूज़ करते हैं कुटिलता से, ताकि हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। वो एंगर कई बार काफ़ी सुपरफिशियल और अभिनय भरा होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। खुद से कभी भी झूठ आपको नहीं बोलना है, दूसरे के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना है, अपने मन में जो बात आ रही है उसको ज़रूर एक्सप्रेस करना है, चाहे वो कैसी भी बात हो ज़रूर एक्सप्रेस करें। साफ सरल स्पष्ट भाषा में संवाद करें। एंगर को कभी भी अचार की तरह आपको नहीं रखना है, नहीं तो वो द्वेष में तब्दील हो जाएगा और आपकी रिलेशनशिप खराब होंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज का हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, गुस्सा आपकी सोच और आपके निर्णय लेने की क्षमता को ढक सकता है और उन कार्यों को जन्म दे सकता है जो अनुचित या तर्कहीन है। हमें उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से आपको एंगर मैनेजमेंट में काफ़ी मदद मिली होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।